नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी आधे से भी कम सीटों पर जीत सकी। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों में से एक हैं, उनका भी पत्ता कट गया। इसी तरह से आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज धाराशायी हो गए और कहा जा रहा है कि ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बेहद ही शर्मनाक हार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कुछ वही हश्र हुआ जो उसने कभी कांग्रेस के साथ किया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर दूसरे राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनावों पर पड़ना तय है। कहा जा रहा है कि इससे बीजेपी का मनोबल काफी हाई हो गया है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। आइए इनसे हम उन तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि दिल्ली में बीजेपी की जीत का क्या है मायने। सर, क्या मायने हैं, किस तरह से आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहली ये 2025 में ये दिल्ली विधानसभा का ये देश में पहला चुनाव था और इस चुनाव ने बीजेपी को 27 साल जी से सत्ता का वनवास समाप्त हो गया। जी। एक बड़ी जीत है। और ठीक उसी तरह से सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी जो अन्ना हजारे के आंदोलन से पैदा हुई, सबसे बड़ा मुद्दा था राजनीतिक भ्रष्टाचार। शीला दीक्षित वहाँ की मुख्यमंत्री थी दिल्ली में और वहीं आंदोलन हुआ था। वो आंदोलन कांग्रेस के ही भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो कांग्रेस सत्ता में हुआ करती। और जिस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की उपज से आज आप पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल का अंत में उन्हीं भ्रष्टाचार के आरोप, मतलब काम और साख दोनों ध्वस्त हो गया। आज अरविंद केजरीवाल ही नहीं हारे, आपने अपनी प्रारंभिक चर्चा में ठीक ही बात कही कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उस सरकार, ये सब जेल रिटर्न लोग, तो ये सब लोग की हार हो गई, पार्टी भी हार हो गई। हाँ, जिसको करते हैं लौटते पोड़ते। अभी जो वर्तमान सीएम है अतीशी, वो चुनाव जीत गई। ये पार्टी के लिए नहीं, ये उनके लिए एक तो कहिए कि राहत भरी खबर है। लेकिन ये हार तो सचमुच में आप पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी बुरी हार है। चंद वर्षों में कोई पार्टी बनी हो, राज्य पार्टी का दर्जा के बाद आज नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त। आप आज पंजाब में भी शासन में उसकी सरकार है, बिल्कुल। मतलब 2 राज्यों में वो भी शासन में। पंजाब में तो अभी है सरकार उसकी, लेकिन जो आपने एक रेखांकित किया है कि दिल्ली के इस चुनाव का जो नतीजा आया है उसकी देश की राजनीति पर और राज्यों में जो चुनाव होने हैं उस पर भी इसका असर से कोई इनकार तो नहीं किया जा सकता है। जो राजनीति दिल्ली से कोई यदि गर्माहट होगी तो उससे पूरा देश अछूता कैसे रहेगा। इस साल के शुरू में अभी दिल्ली का चुनाव हुआ और साल के अंत में बिहार में चुनाव होने हैं। इस 2025 में 2 ही राज्य में चुनाव अभी तय। एक और साथ ही आज बीजेपी ने न सिर्फ दिल्ली का चुनाव जीती फतह की है, और वो जो 70 सीट वाली विधानसभा में कोई 48 सीटों पर अभी तो रुझान का ही सब कुछ सामने आया है और उसमें 48 सीट पर बढ़त बीजेपी, बना है हाँ बढ़त, और मात्र 22 सीट पर आम आदमी पार्टी है। 62 सीटें थी मौजूदा विधानसभा में। जी, तो ये नतीजा जो आपने कहा कि आधी सीट भी नहीं, आधी सीट से भी कम सीट आई, जबकि कांग्रेस का लगातार 3 चुनाव में बड़ा ही झटका है। इस चुनाव में तो कांग्रेस अपने बूते अकेले सभी 70 सीट के लिए लड़ी थी, लेकिन इस बार भी उसका ये तीसरा चुनाव है जिसमें खाता भी नहीं। ये चुनाव में कांग्रेस की भी बुरी हार है और विपक्ष की राजनीति। नरेंद्र मोदी विरोधी एक चेहरा, ये चुनाव ही नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल लड़ा गया वहाँ। भाजपा और आप के बीच सीधी लड़ाई थी। भाजपा ने किसी सीएम का चेहरा आगे करके चुनाव नहीं लड़ती है आमतौर पर। ये नरेंद्र मोदी की आप कहेंगे कि उनके नाम, काम और साख पर ये चुनाव हुआ। और इसमें फिर यहाँ इस चुनाव में भी जैसे 2024 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी का ही मैजिक चला। भले ही 400 सीट नहीं आई थी,
लेकिन अकेले सबसे बड़ी पार्टी 240 सीट बीजेपी को 2024 के लोकसभा के चुनाव में कामयाबी मिली थी, और फिर उसके बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद हरियाणा में और महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, वहाँ भी बीजेपी को एक बड़ी शानदार कामयाबी मिली। ये बिल्कुल, ये बताइए सर कि मोदी मैजिक तो कहेंगे ही कि मोदी जी के नाम पे ये जगह चुनाव लड़ा जाता है, दिल्ली में भी वही कुछ हुआ। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी को अ, कांग्रेस छोड़कर महागठबंधन के ज़्यादातर दलों ने समर्थन दिया था, तो इस जीत का महागठबंधन अ, के उन दलों के लिए क्या संदेश है जिन्होंने आम आदमी पार्टी को जो है समर्थन दिया था? नहीं, ये उन सारे जो कांग्रेस और बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं। कांग्रेस तो अकेली लड़ रही थी दिल्ली चुनाव में, तो कांग्रेस अलग थलग पड़ गई, किसी ने साथ नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल का जो इंडिया अलायंस कहते हैं, अब तो जो इंडिया अलायंस भी बना था वो सारे दल उसमें शामिल हैं। खुद कांग्रेस ने कह दी कि वही तो लोकसभा चुनाव के लिए बना था। जी। भले ही कई दलों ने इसकी कसक रही। मैं देख रहा था जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर का बयान, उन्होंने कहा कि और लड़ो, तब वो उन्होंने इंडिया अलायंस के दलों के बीच ढंग से आपस में लोग लड़ते रहे। ये नतीजा अभी सामने आया है। यह हरियाणा में अकेले कांग्रेस लड़ी थी, साथ नहीं दी थी, या मध्य प्रदेश में भी। तो लोगों को शिकायत थी कि इंडिया अलायंस को लोकसभा चुनाव के बाद भले न कामयाबी मिली हो, कांग्रेस तो कामयाबी मिली। कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी और उसे लगभग 100 सीटें मिली। लेकिन इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल का हारा परोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट किया था। अखिलेश यादव तो साथ में रैली की थी उन्होंने वहाँ। अभी तृणमूल कांग्रेस की ओर से बिहारी बाबू जो खासकर पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा भी गए थे प्रचार में, और इसी तरह से दूसरे दलों ने भी सपोर्ट किया था। तो जो भाजपा विरोधी एक बड़ा चेहरा थे अरविंद केजरीवाल, तो ये उनकी खुद की और आपकी हार भी कि विपक्षी दलों की राजनीति को भी ये प्रभावित करने वाला होगा। बिहार की जो आरजेडी है, जो मुख्य विपक्षी दल है, उसने भी आम आदमी पार्टी को समर्थन देखिए, पूर्वांचल के वोट में बंटवारा नहीं हो तो एक तरह से राजद ने भी परोक्ष समर्थन किया था। 2 सीट यहाँ सत्तारूढ़ गठबंधन में एनडीए ने वहाँ एक सीट जदयू के लिए सीट दिया था उसने चिराग पासवान के लिए। 68 सीट बीजेपी अकेले लड़ रही है, तो ये एक बड़ी कामयाबी जीत मिली है। अब ये चुनाव जो मैंने आपसे कहा कि अब तो बिहार में चुनाव होगा, समूह की निगाहें अब तो बिहार के चुनाव पर टिकेंगी, यहाँ क्या होगा। लेकिन दिल्ली के चुनाव में कई और इसका संदेश गया है, वो कि देखिए वहाँ का चुनाव कोई मुद्दा जैसे दूसरे राज्यों में लड़ा जाता है तो कहीं जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, इस बार वहाँ ये मुद्दे नहीं थे। वहाँ स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़े गए। अब बोलिए, देश की राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, और वहाँ आज भी 1.5 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, और वहाँ बुनियादी सुविधा यथा सड़क की समस्या, वहाँ की सड़कें आज भी दिल्ली, सोचिए कि देश की राजधानी में गली मोहल्ले की सड़कों की दुर्दशा हो, सड़कों की समस्या को लेकर, शुद्ध पेयजल को लेकर वहाँ पानी के लिए हाहाकार मचता है। फिर उसी तरह से उनका आम जीवन, देश की राजधानी है तो उसको वर्ल्ड क्लास सिटी होना चाहिए। देशवासी जो वहाँ देश की राजधानी है तो दिल्ली में रहने वालों को तो महसूस करना चाहिए उनका जो लाइव जो जिसको आप कहते हैं कि जीने का जो स्तर है वो सबसे उत्कृष्ट होना चाहिए। आज वहाँ के लोग जो भुगत रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में कई खासकर जैसे यमुना नदी का पानी पीने योग्य नहीं है, जहरीला पानी है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि यमुना की पानी पीने योग्य नहीं है। ये लोगों और ना ही कोई बीजेपी भी उसे मतलब उसको पवित्र कर देगी, ये असंभव है। हाँ, रिवर फ्रंट बनाया जा सकता है, ये अलग की बात होगी, लेकिन यमुना के पानी जो जब तक दिल्ली के तमाम नाले उसमें गिरते रहेंगे तो यमुना के पानी कैसे शुद्ध होंगे? ये तो ठीक कहा आपने। इस बार के चुनाव में एक मुद्दा वो भी रहा है, और इसलिए कि अभी जब कुंभ मेला लगा हुआ है और वहाँ लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं आस्था की, तो लगे हाथ तो महाकुंभ से जोड़कर आप देखेंगे तो ये भी मुद्दा इस बार कि भाई अरविंद केजरीवाल जो बात करते हैं तो जरा वहाँ के 10 साल से चीफ मिनिस्टर हैं तो वहाँ तो डुबकी लगा कर दिख रहे हैं शुद्ध पानी। और उन्होंने तो अंत में एक और मुद्दा उछाल दिया था कि हरियाणा से पानी आता है तो जहर मिला के भेजा जा रहा है। अभी तो 2 केस हो गया अरविंद केजरीवाल और पूरी कंपनी पर। एक तो वो जहर मिलाने का आरोप किया था, वो दूसरा अभी कल
इस नतीजा आने के पहले हुआ कि 16 को जो उनके कैंडिडेट हैं जो एमएलए हो सकते हैं उनके लिए 15-15 करोड़ रुपया का ऑफर दिया गया है, फोन किए गए हैं। तो इसका भी वहाँ जो विजिलेंस है उसका भी एंटी क्राइम वो भी जांच शुरू कर दी है। तो कुल मिलाजुला कर दिल्ली की राजनीति इन अर्थों में अब तो उनके सामने और उलझन भी बढ़ने वाला है। और दूसरी ओर जो अभी चुनाव में वायदे किए गए हैं, अब तो वहाँ साल भर के अंदर खास करके केंद्र की सरकार को निश्चित रूप से लोग बदलाव महसूस करें, सकारात्मक बदलाव। बिल्कुल। आपने कहा सर कि जो अन्ना हजारे के आंदोलन से उपजे थे अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे का आंदोलन कहा जाता है कि कहीं न कहीं आरएसएस पोषित था और जो अरविंद केजरीवाल हैं आरएसएस के ही हिस्सा थे और इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। फिनांसर जो थे आरएसएस था अन्ना हजारे आंदोलन का और अरविंद केजरीवाल भी उसके एक हिस्सा थे। इसी तरह से स्वामी रामदेव जो काला धन की बात करते थे, अब जैसे ही बीजेपी की सरकार आई उसके बाद काला धन वो भूल गए और अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस के पीठ में खंजर घोंप दिया कि जब सत्ता की बारी आई तो वो अलग होकर के अपना दल बना लिया। तो आज एक तरह से आरएसएस ने बदला चुका लिया। नहीं, आप तो जो पृष्ठभूमि बता रहे हैं सच में कहा जाता है, पूरी आरएसएस की ताकत लगी है भाजपा को सत्तासीन करने देखने के लिए। इस बार के चुनाव में तो ये फीडबैक है कि आरएसएस ने पूरी अपनी ताकत लगाई, उसके लोग सक्रिय रहे, हर बूथ लेवल पर 5-5 एमपी एक कंस्टिट्यूंसी में से असेंबली सेगमेंट में लगाए गए थे। और आरएसएस तो देखिए वहाँ 32% वोट बीजेपी का आज भी न भी सत्ता में थी, दिल्ली की सत्ता में, तो वहाँ वोटर्स उनके थे जो भी लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को कोई 54-55% वोट आया करता है। और उसी के बूते देखिए इस बार सातों लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, आप और खासकर कांग्रेस पार्टी साथ लड़ी। तो जो आरएसएस संपोषित और कहिए कि वो आंदोलन था अन्ना हजारे, तो कांग्रेस के विरोध की राजनीति का था, स्वाभाविक रूप से भाजपा विरोधी है। और आरएसएस के बारे में जो आप कहते हैं, जो एक चर्चा है कि भाई एक राजनीतिक संगठन है बीजेपी, उसका तो आरएसएस की ताकत तो निश्चित रूप से आंदोलन में था। और जब वहाँ एक इमरजेंस हो गया पॉलिटिकल, तो दिल्ली में जब कांग्रेस को हरा कर वहाँ यदि अरविंद केजरीवाल बन गए और अब दिल्ली में ही वो केंद्र की सरकार से लगातार लड़ते रहे, आपने देखा इतनी कटुता थी। और देखिए मैं एक बात मानता हूँ, किसी केंद्र में कोई सरकार हो, दूसरे स्टेट में भी कोई दूसरे दल की सरकार, हमारे यहाँ तो फेडरल सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन कोई राज्य सरकार केंद्र से सिर्फ लड़ने में अपनी ताकत लगाते रहेगी तो विकास की जो परिकल्पना होती है वो नहीं पूरी होती। ये एक रथ का 2 पहिया होता है, राज्य और केंद्र के सहयोग से स्टेट का विकास होता है। चाहे पिछले वर्षों में आपने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का केंद्र से टकराव देखा, जब अखिलेश थे दिल्ली वहाँ यूपी में तब भी वही, तो कुछ कहीं ना कहीं स्टेट के कॉस्ट पर जो ये होता है। यहाँ खुद नीतीश कुमार भी केंद्र से लड़ते रहे, जब बीजेपी के खिलाफ हो गए तो जब लड़ने की ताकत होती है और डबल इंजन की सरकार होती है, दोनों में फर्क तो होता ही। आप देख रहे हैं बिहार में आज ये ढंग से। लेकिन सर जिस तरह से कांग्रेस जो है इस चुनाव में भी परफॉर्म नहीं कर पाई, एक भी सीट नहीं मिली कांग्रेस को, और किसी जमाने में या अब भी लोग जो दिल्ली के लोग हैं अस्थायी रूप तौर पर दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली को जिन्होंने बनते देखा है, वो कहते हैं कि शीला दीक्षित सबसे अच्छी मुख्यमंत्री थी, बावजूद इसके कांग्रेस का इस चुनाव में भी दुर्गति हुआ। शीला दीक्षित जैसे आज अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं, ठीक उसी तरह शीला दीक्षित भी अपने विधानसभा सीट में चुनाव हार गई। शीला दीक्षित तो हमारा ये कहना है कि कांग्रेस जिस मुकाम पे है आज, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, इसकी वजह क्या मानते हैं? कांग्रेस ने लड़ना ही छोड़ दिया। कांग्रेस तो अब किसी की पिछलगू पार्टी बन गई, लड़ती नहीं थी तो कहाँ से जीत होगी। हाँ, इस बार वो सभी 70 सीट के लिए अकेले लड़ी और आम कांग्रेसी जो कांग्रेस के शुभेच्छु समर्थक चिंतक हैं, वो चाहते हैं कि कांग्रेस लड़े तो अपने दम पर अकेले लड़े। अब इस चुनाव में यदि बात ठीक है कि इस चुनाव में भी 0/0 हुआ है, उसका खाता नहीं खुला जैसे पिछले 2 चुनाव में हुआ, लेकिन 70 सीट लड़ी है तो सभी 70 क्षेत्रों में कांग्रेस के झंडे दिखे, उनके कार्यकर्ता सक्रिय हुए। आने वाले दिनों में उसकी राजनीति संभलेगी। यही कांग्रेसियों की
सामान्य समझ है। नेतृत्व जो है ना, मुद्दा जो ले रहा है वो क्लिक नहीं करता है। अब चुनाव के पहले वहाँ अभी केंद्रीय बजट आया और उसमें वहाँ कहते हैं कि 60% वहाँ मिडिल क्लास है, नौकरी पेशे लोग ज्यादा हैं दिल्ली में। और अभी जो 12 लाख रुपए तक जो आयकर से छूट दी गई, इस चुनाव में एक आकलन है कि उसका भी लाभ। दूसरी बात, आपने देखा कि मुस्लिम वोट 10 असेंबली सेगमेंट वहाँ है जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड है, तो वहाँ एक प्लेयर कांग्रेस भी आ गई, दूसरा प्लेयर AIM भी आ गई थी। और अब फिर वो बीजेपी विरोधी वोट के कारण मुसलमान दिया करते थे वहाँ आपको, तो उस वोट का भी डिवीजन हुआ है। जो आप हारी है एक उसके खुद के अहंकार और जनता के एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर भी था। सत्ता विरोधी लहर तो थी और जो कुछ एक छवि थी, मैं मानता हूं कि ये अरविंद केजरीवाल की साख भी जो है ना, जो खुद ही अपने कामों से जो अपनी साख को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। एक ना वो सामान्य आम आदमी जो पार्टी एक के, हाँ, एक ईमानदार छवि के तौर पर उन्होंने अपनी साख बनाई थी। उन्होंने आंदोलन करके और आमरण अनशन पर लगातार 10 दिन 12 दिन 15 दिन बीच बीच में बैठ करके जो एक ईमानदार छवि बनाई थी, वो कहीं ना कहीं शराब कांड में जिस तरह से उन्हें घसीटा गया, जेल भेजा गया, उससे वो छवि धूमिल हुई। स्वाभाविक है, छवि धूमिल नहीं हुई, छवि ध्वस्त हो गई। अब उनको एक कोई ईमानदार राजनेता की पहचान तो है नहीं, भ्रष्ट राजनेता की पहचान होगी। उनका ये टैग जो है शराब घोटाले का, इतने लंबे काल तक जेल में, तो CBI ने जांच करके, ED और उसने जांच करके जेल भेजा। कोर्ट की नजर में कहीं कोई प्रामा फेसी था, तभी तो इतने लंबे दिन तक वो जेल में रहे। जब भी उनकी जमानत याचिका तो हाई कोर्ट ने खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, बाद में उसको आज जमानत पर है वो, उस आरोप से बड़ी नहीं हो, तो बिल्कुल साख ध्वस्त हो गया। एक ईमानदार राजनेता का तो है नहीं, दूसरा लड़ाकू, अपनी पूरी ताकत नकारात्मक छवि लगाना, और जिस ढंग से कुछ बातें उन्होंने की, इसका भी समाज साक्ष्य लोग खोजता है। आज 15 करोड़ घूस लेने की बात उन्होंने कर दी ऑफर, तो साक्ष्य चाहिए। अभी कह दिया कि भाई यमुना नदी में वहाँ हरियाणा सरकार जहर मिला के दे, तो ये सब साक्ष्य चाहिए ना। आप सिर्फ यूं ही आरोप करेंगे तो उससे, जब साक्ष्य नहीं जुटाते हैं तो ऐसा आरोप करने वाले की ही इस साख बट्टे में लगती है। तो अरविंद केजरीवाल चुनाव के पहले कुछ इस तरह से जो उन्होंने वादा किया था, कुछ चुनावी वायदे किए थे दिल्ली वासियों को, पंजाब वासी। हाँ, दिल्ली की बात, दिल्ली वासियों को जो भरोसा दिलाया था उस पर भी खड़े नहीं उतरे। अब शराब की जो दुकानें खुली और खासकर शराब के धंधे में जो लोग हैं उनको अधिक मुनाफा हो, इसके लिए शराब नीति में बदलाव हुआ, यही ना आरोप है। सरकारी खजाने को बट्टा लगा, चूना लगा। जी जी। तो कुल मिला जुलाकर, इसलिए मैंने आपको कहा कि एक तो 10 साल हो गया था उनका, आपकी सरकार का के काम का, और अरविंद केजरीवाल का साख की परीक्षा थी, जो खुद ही उन्होंने कहा था CM पद से इस्तीफा देते हुए। CM से इस्तीफा देने के लिए तो कोर्ट ने नहीं कहा था, जमानत दे दी। बिल्कुल, हाँ, हम उस पर नहीं जाएंगे सर। हमारा आपसे एक सवाल और है कांग्रेस को लेकर के, कि कांग्रेस जिस तरह इस बार इकला चलो की नीति पर चुनाव मैदान में अकेले उतरी थी, इसका आने वाले दिनों में फायदा मिले? देखिए, कांग्रेस यदि इसी तरह से दूसरे सभी राज्यों में, ये आम कांग्रेसी की मैं भावना कर रहा हूँ, लड़ेगी नहीं तो फिर वोट कहाँ से आएगा। हाँ, हर बार जो चुनाव लड़े वो जीत ही नहीं जाता है सबसे, लेकिन पार्टी तो सिमटती जा रही है, वो पिछलग्गू हो गई है किसी भी राज्य में। अब यूपी में 17 सीट, वहाँ 80 सीटें हैं लोकसभा, जिन 17 सीटों पर तय किया समाजवादी पार्टी ने, वही सीट लड़ना हुआ। वेस्ट बंगाल में तो जगह ही नहीं दी वहाँ ममता बनर्जी ने, तो लाचारी में कुछ सीटें लड़नी पड़ी। अब इंडी अलायंस ही बचाना था, तो वहाँ जो कुछ था, तो कुल बिहार में भी आपने देखा कितना जद्दोजहद करके 9 सीट मिली थी लड़ने की, और 4 सीट कांग्रेस। तो आप लड़ेंगे नहीं तो जीते के। यहाँ भी बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होंगे, तो आम कांग्रेसी ये भावना है कि सभी सीट लड़ना चाहिए, अकेले अपने दम पर लड़ना चाहिए। ये बताएं सर कि इतनी बड़ी जीत मिली है बीजेपी को, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो है मुख्यमंत्री तय करता है, तो क्या जो चर्चा नाम, जिन नामों पे चर्चा है, या चुनाव से पहले जिन नामों के बारे में लोग कह रहे थे, उन्हीं में से किसी एक को मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा, या फिर बीजेपी जैसे थोपने के लिए जानी जाती है, कोई अपना जो है थोपेगी? नहीं, देखिए, देश ढंग से मैं देख रहा था कि जाट बहुल सभी 10 क्षेत्रों में बीजेपी ने बढ़त कायम की है, जीत की है। साहेब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री रहे थे,
एक प्रयोग तो वहाँ हर्षवर्धन वहाँ बने थे। तो इस बार तो जो एमएलए जीता है अभी नई दिल्ली सीट से, तो जो जीतता है आमतौर पर सीएम वही होता है। पिछला वहाँ का राजनीतिक हिस्ट्री तो यही है, तो लोग उम्मीद करते हैं कि प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया है, तो पहला नाम उनका है। इस बार लोकसभा के चुनाव में 2 बार मनोज तिवारी जीते थे, इस बार उनका टिकट नहीं कटा था, लोकसभा का टिकट भी मिला और वो जीते भी हैं। एक उनका भी नाम है कि पूर्वांचल में खास करके वहाँ जो बिहार यूपी के लोग रहते हैं उसमें उनकी पैठ थी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे वहाँ से, उनके नाम की भी चर्चा है। लेकिन आपने ठीक ही कहा कि कभी कभी सीएम के चेहरा के रूप में भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है किसी को सरप्राइज देता है। लेकिन अभी तो इन्हीं दो के नाम की चर्चा है। वो आज देखा कि चुनाव का नतीजा आने के बाद तुरंत प्रवेश वर्मा अमित शाह से मिले। आज शाम को प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यालय जा रहे हैं। दिल्ली के की जीत का जश्न भाजपा मनाएगी, जो स्वाभाविक है। कल ही आपने देखा कि बिहार के सांसदों से, एनडीए के सांसदों से प्रधानमंत्री ने दिल्ली में बातचीत की, बैठक की थी और उसमें सब लोगों को एक नसीहत दी गई है कि हमने बिहार के लिए इस बार बजट में जो कुछ किया है, चाहे वो मखाना बोर्ड के बनाने की बात की है, इसके बाद फूड प्रोसेसिंग के लिए हमने यहाँ इंस्टीट्यूट देने की बात की है, पश्चिमी कोसी नहर के लिए जो हम जीर्णोद्धार की बात की है, जिससे 50 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की क्षमता सृजित होगी, कई नए एयरपोर्ट देने की। हालांकि मैं मानता हूँ कि ये सब बिहार के विकास उत्थान के लिए काफ़ी नहीं है। यहाँ फैक्ट्री खुलनी चाहिए। आप यहाँ सबसे रोजी और रोजगार और नौकरी बिहार के लिए मौलिक मांग ये है। इस दिशा में कोई पहल नहीं हो रही है और बिहार सरकार में मुझे अफसोस होता है। यहाँ रोजी रोजगार के नौकरी, सरकारी नौकरी तो 2-2.5% की स्कोप, आप कितनी भी नौकरी दे रहे हैं। इस साल जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है 12 लाख सरकारी नौकरी देने का, तो 2.5% ही लोग की नौकरी का स्कोप है सरकारी। आप कुछ फैक्ट्री खुलाने की पहल कीजिए। आज गुजरात में देखिए वो चिप्स की फैक्ट्री खुल रही है, स्टील की फैक्ट्री कहाँ खुल रही है, हमारे बगल में आयरन सब आता है, झारखंड में है। तो बिहार में तो इसकी परिकल्पना है नहीं। अब एक मैंने देखा कि पीरपैंती में अभी कोई 20,000 करोड़ की लागत से नया थर्मल पावर स्टेशन लगाने की बात कही गई है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो अभी इस महीने आ रहे हैं तो उसमें शायद उसका भी शिलान्यास करें। और वो तो आ रहे हैं किसान समारोह के लिए, वो कृषि मंत्रालय की ओर से वो कार्यक्रम है जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री भी आए थे तैयारी को देखने। जी। तो बिहार के लिए तो कुछ इन चीज़ों को देखना चाहिए। ये अब वो देखिए जो प्रायोरिटी है अभी जी क्या करता है दिल्ली में। तो दिल्ली की जीत बिहार के लिए बड़ा संदेश है। बिहार नहीं, दिल्ली के बाद जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उसके लिए बड़ा संदेश है। कहा जा रहा है कि इसका असर इन राज्यों पर भी पड़ेगा और बीजेपी का मनोबल, एनडीए गठबंधन का मनोबल इससे काफ़ी बुस्ट होगा, वो आने वाले दिनों में दिखेगा। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।